तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर जो सेकंड है, राजा किसान और नगर। इस चैप्टर के 8 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हमने एमसीक्यूज और 3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से सबसे पहला 8 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 4-4 मार्क्स के 2 अलग भी बनते हैं और एक 8 मार्क्स में भी बन जाएगा। कैसे, देखिए प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या है। यानी कि मौर्य साम्राज्य जो है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। एवं प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य जो है वो महत्वपूर्ण रहा है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखिए इसको 8 मार्क्स में इस तरह से भी पूछा जा सकता है और 3-3 मार्क्स में अलग से भी इसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में प्राप्त करने जो स्रोत है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले स्रोत है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसमें से आप 3 याद रखेंगे तो भी आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। पहला है साहित्यिक स्रोत। देखिए पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी यात्री मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब, यानी चंद्रगुप्त जो थे उनके द्वारा उसके दरबार में जो यूनानी यात्री आए थे जिसका नाम था मेगास्थनीज, इसने किताब लिखी थी इंडिका, ठीक है। तो इंडिका किताब में वहाँ के हम साहित्यिक स्रोत के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। दूसरा है चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, यानी चंद्रगुप्त के जो मुख्यमंत्री थे कौटिल्य, उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनी जो इंडिका लिखी है उसमें जो सैनिक उपसमितियां हैं, सैनिक व्यवस्था है, उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बौद्ध व जैन ग्रंथ एवं पौराणिक ग्रंथ मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक व सैनिक विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है हमें। यानी बौद्ध और जैन ग्रंथ और जो पौराणिक ग्रंथ हैं इससे हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सैनिक जो जानकारी है वो मिलती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस है इससे हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। पांचवा है ब्राह्मण ग्रंथ तथा धर्मशास्त्रों से उस समय के समाज तथा उनके नियमों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो साहित्यिक स्रोत में आप 2 से 3 पॉइंट याद रखिए, मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, आप 2 से 3 पॉइंट याद रखिए। एक तो मेगास्थनीज का, कौटिल्य का और बौद्ध और जैन ग्रंथ का, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है अभिलेख, यानी मौर्य साम्राज्य में जो अभिलेख पाए, जो मौर्य साम्राज्य के अभिलेख हैं उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए मौर्य साम्राज्य से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य की युद्ध, भूमिदान व धार्मिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है। यानी मौर्य साम्राज्य से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए उनसे हमें युद्धों के बारे में, युद्धों का वर्णन मिलता है, कैसे करते थे, क्या क्या परिणाम निकले थे, कौन कौन से युद्ध कब किए, भूमिदान के बारे में पता चलता है और धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी पता चलता है। दूसरा पॉइंट है ये अशोक के बारे में है। अशोक शासक के द्वारा सबसे पहले अपनी प्रजा को संदेश देने के लिए उन्होंने पत्थरों पर युद्धों के बारे में, भूमिदान के बारे में, धार्मिक गतिविधियों के बारे में खुदवाया था, जिससे हमें मौर्य राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दूसरा पॉइंट था अभिलेखों के बारे में। फिर तीसरा पॉइंट आता है मूर्ति कला एवं सिक्के। तीसरा पॉइंट है मूर्ति कला एवं सिक्के। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, मौर्य काल के प्राचीन भवन तथा स्तूप से जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि मौर्य काल के जो प्राचीन भवन है, स्तूप है, उनसे हमें वहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। दूसरा पॉइंट है मौर्यकालीन मृदभांड, उससे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी मौर्यकालीन जो मृदभांड हमें मिले हैं उससे हमें मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति का पता चलता है कि लोग किस किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे खाना पकाने में, खाने में, ठीक है, घरों में किस किस मृदभांड का उपयोग करते थे।
तीसरा पॉइंट है, सबसे पहले आघात सिक्के व सोने के सिक्के मौर्य साम्राज्य में ही ढलवाए गए। यानी कि सबसे पहले आघात सिक्के की, यानी कि जिन्हें पिघलाकर सिक्का बनाया जाता था, एवं जो सोने के सिक्के थे वो मौर्य साम्राज्य में ही ढलवाए गए थे। चौथा पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य में ही अधिकतर मूर्तिकला का विकास हुआ, जो कि मौर्य साम्राज्य की मूर्तिकला का वर्णन करते हैं। यानी कि अधिकतर मूर्तिकला का जो विकास है वो मौर्य साम्राज्य में ही हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा जो पहला पार्ट है, मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या है, वो समझ में आया होगा। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, दूसरा है अभिलेख और तीसरा है मूर्तिकला एवं सिक्के। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था। पहला पॉइंट है अभिलेखों की बहुतायत। देखिए, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल को जानने के लिए सबसे अच्छे स्रोत होते हैं अभिलेख, क्योंकि सबसे अधिक अभिलेख मौर्य काल से ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए मौर्य साम्राज्य अभिलेखों की बहुतायत की वजह से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, दूसरा है मूर्तिकला एवं सिक्के। यानी कि मूर्तिकला एवं सिक्के भी सबसे अधिक मौर्य काल से ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो मूर्तिकला एवं सिक्के हैं वो अधिकतर इसका सबसे ज़्यादा जो विकास है वो मौर्य काल में ही हुआ था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की राजनीतिक, आर्थिक, मूर्तिकला का ये मूर्ति एवं सिक्के उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट, मूर्तिकला एवं सिक्के। तीसरा है अशोक का शासक। यहाँ यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए अशोक का शासन। ठीक है, अशोक का शासक लिखा है, आप यहाँ पे याद रखिए अशोक का शासन। तो इसमें पॉइंट फर्स्ट है, भारतीय इतिहास के एक महान शासक अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य का अध्ययन जरूरी है। यानी एक हमें महान शासक जो कि अशोक रहे मौर्य साम्राज्य के, अगर इनके बारे में अध्ययन करना है तो हमें मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करना होगा। दूसरा पॉइंट है, अशोक शासक द्वारा सबसे पहले अपनी प्रजा को संदेश देने के लिए उन्होंने पत्थरों पर युद्ध, भूमिदान व धार्मिक गतिविधियों के बारे में खुदवाया था, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि अशोक शासक के बारे में जानने के लिए मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अशोक के द्वारा सबसे पहले अपनी प्रजा को संदेश देने के लिए उन्होंने पत्थरों पर युद्धों का वर्णन करवाया था, लिखवाया था, भूमिदान के बारे में, धार्मिक गतिविधियों के बारे में, जिससे हमें वहाँ की राजनीति के बारे में, मूर्तिकला के बारे में और लेखन शैली के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका ये दूसरा पार्ट था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा, जिसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट था मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत, जिसमें पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है अभिलेख और तीसरा है मूर्तिकला एवं सिक्के। दूसरा पार्ट था प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था। पहला पॉइंट है अभिलेखों की बहुतायत की वजह से, मूर्तिकला एवं सिक्कों की अधिकता की वजह से, और तीसरा था अशोक शासक के अध्ययन की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस चैप्टर के 8 मार्क्स के दूसरे प्रश्न की। ठीक है, जो कि है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। यानी कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में एक भूमिका भी आप लिख सकते हैं या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक लाइन आपको जरूर लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही बड़ा प्रशासनिक केंद्र था। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में जो पटना उसे बसाया गया, और यहाँ पे 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है व्यापार के बारे में। ठीक है, प्रशासन के तहत यहाँ पे व्यापार भी होता था। तो व्यापार में देखिए क्या था, पहला पॉइंट है तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यानी तक्षशिला और उज्जैनी ये दोनों व्यापारिक मार्ग के रूप में स्थित है। फिर है स्वर्णगिरी, जो स्वर्णगिरी है वो कर्नाटक में साम्राज्य उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों ओर बसा हुआ था। यानी कर्नाटक में साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों के जरिए आ जा सकते थे स्वर्णगिरी से। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ की सेना के बारे में। तीसरा पॉइंट है सेना के बारे में। तो राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीने लग जाते थे। यानी कि राजधानी से प्रांत यानी दूसरे महाजनपद तक जाने के लिए बहुत समय लगता था। ऐसे में यात्रियों के विश्राम
तथा खान पान की व्यवस्था की गई होगी, सुरक्षा का कार्य सेना को सौंपा गया होगा। यानी कि राजधानी में जो राजा होते, जो शासक होते थे, जब वो प्रांतों में घूमने जाते थे, ठीक है, या फिर जो यात्री होते थे जब वो आते थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके खान पान की व्यवस्था के लिए जो ये कार्य था वो सेना को सौंपा गया होगा। अब सेना से संबंधित ही ये जो प्रश्न है वो पूरा का पूरा पूछा गया है। तो अभी हम जानेंगे मेगास्थनीज के अनुसार सेना किस तरह से वहाँ पे बटी हुई थी। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और जानते हैं असमान शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार, यानी अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि विशाल तथा विविधता भरे साम्राज्य का प्रशासन एक समान होना संभव नहीं था। फिर भी एक प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था जो कि पूरी तरीके से एक जैसा जो प्रशासन था वो वहाँ पे नहीं बना पाया था, ठीक है। यानी कि अशोक के अभिलेख जो मिले हैं उनसे हमें पता चलता है पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक ये जो हर स्थान में एक ही जैसे संदेश उत्कीर्ण तो मिले हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे जो साम्राज्य का प्रशासन है वो एक ही जैसा रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का जो शासन है वो असमान शासन व्यवस्था रही होगी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे पॉइंट नंबर 4। अब आता है पॉइंट नंबर 5। दोस्तों अब जो हमारा ये पॉइंट 5 है यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए क्या है, आपको आंसर किस तरह से लिखना है। मेगास्थनीज के अनुसार, ये तो आपका पॉइंट हो गया। देखिए, सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उपसमितियां थीं। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। यानी कि मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, उसमें यह बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन था वो बहुत ही विशाल था, इनके पास विशाल सेना थी और सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति होती थी और 6 उपसमितियाँ होती थी। और इन उपसमितियों का वर्णन इस तरह से किया है, हर एक उपसमिति का अलग अलग कार्य था। जैसे पहली जो उपसमिति थी, ठीक है, उसका काम होता था नौसेना का संचालन। दूसरी उपसमिति का काम होता था यातायात और खान पान की देखरेख करना। और तीसरी उपसमिति का काम होता था पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथी उपसमिति का काम होता था अश्वरोही का पूरा काम देखना, ठीक है। पांचवी का काम होता था रथरोही का और छठी का होता था हाथियों के संचालन में, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने इस बारे में हमें बताया है कि सैनिक गतिविधियां जो थी वो कुल उसको संचालन करने के लिए एक समिति होती थी और 6 उपसमितियां होती थी और हर एक उपसमिति का क्या काम होता था उसके बारे में हमें बताया। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, पहली उपसमिति नौसेना का संचालन करती थी, साथ ही साथ दूसरी उपसमिति का काम होता था यातायात खान पान की देखरेख करना। ऐसे ऐसे इन सब उपसमितियों का काम लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर एक अन्य उपसमिति भी हुआ करती थी, यानी कि इन उपसमितियों के अलावा मौर्य साम्राज्य में अन्य उपसमितियां भी हुआ करती थी। वो कौन कौन सी थी, देखिए। उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करना, यानी कि हथियारों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रबंध करने वाली अन्य उपसमिति। सैनिकों के लिए भेजने की व्यवस्था करना, यानी कि सैनिक को युद्धों में भेजने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए, किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो व्यवस्था होती थी भोजन व्यवस्था, वो करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, घोड़े के लिए, हाथी के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए चारे की व्यवस्था करना अन्य उपसमितियों का कार्य होता था। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों को नियुक्त करना, यानी कि जो सैनिक होते थे बड़े बड़े अभिजात वर्ग जैसे, ठीक है, और सेना मंत्री वगैरह, तो उनकी देखभाल के लिए सेवकों को नियुक्त किया जाया करता था, ठीक है। तो ये अन्य उपसमितियों के कार्य होते थे। अब भी इसी प्रशासन में जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में भी बताया गया, ठीक है। तो राजा के बारे में बताया गया कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने खुद को दैवीय राजा के रूप में वर्णित किया है। कैसे? राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम देवताओं से जुड़ना था। कुषाण शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई। जो राजा थे उनके द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम था जो कि खुद को देवताओं के समान जोड़ना, ठीक है। जिसके लिए जैसे कुषाण शासक हैं, इन्होंने मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई, ठीक है। शायद वे ये दिखाना चाहते थे कि वे देवता तुल्य हैं, ठीक है। अब जैसे कुषाण राजा हैं, इन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। कुषाण काल के सिक्के में भी जो एक तरफ राजा हुआ करते थे और एक तरफ देवता का चित्र होता था। यानी कुषाण काल के जो सिक्के मिले हैं उनमें कई सिक्कों में एक तरफ राजा की मूर्ति और एक तरफ जो देवता होते थे उनका चित्र दिखाई देता था, ठीक है।
छठा है अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी ऐसी मूर्तियां मिली। ये तो एग्जाम्पल है कि अफगानिस्तान का एक देव स्थान ऐसा है जहाँ पर ऐसी मूर्तियां मिली हैं, ऐसे सिक्के मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जनता में राजा की छवि जो थी, जो प्रशासन होता है, प्रशासन में जो राजा होता है, उस राजा की जनता में कैसी छवि थी उसके बारे में। ठीक है, तो पॉइंट देखिए, जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी इसके प्रमाण नहीं मिलते। यानी जनता जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती थी इसके हमें प्रमाण ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। जनता में राजा की छवि के बारे में जातक कथाएं पहली शताब्दी ईसा ईसवी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। यानी जनता में राजा की छवि क्या होगी इसके संबंध में जातक कथाएं जो थी वो पहली शताब्दी ईसवी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। उदाहरण के लिए गद तिंदु जातक नामक कहानी, यानी कि उदाहरण के लिए जो जातक कथाएं हैं उसकी एक कहानी है गद तिंदु जातक नामक कहानी। इसमें बताया गया कि राजा से प्रजा उसकी किस प्रकार से दुखी रहती थी। यानी कि जनता में राजा की छवि, जो राजा की छवि थी वो काफ़ी गलत थी गद तिंदु नामक जातक कहानी में। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो, और ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये जो वीडियो है हमारा वो यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अराउंड आपका 15 से 20 मिनट का बन चुका है, लेकिन इस 15-20 मिनट में आपके चैप्टर के जो 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। वीडियो बच्चों अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।